वो हमको हमेशा फिल करनी होगी। हमें मतलब अपने एसे में इन एग्जाम्पल्स को डालना है, ना कि मतलब हमें एग्जाम्पल लिख के आने और उसमें कहीं कहीं पे एसे को फिट कर देना है। तो मतलब मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो यही है कि वो मतलब बहुत सारे वाइड एग्जाम्पल्स तो वो याद कर लेते हैं, बट स्टिल वो एग्जाम्पल ओरिएंटेड एसे लिखते हैं, जबकि आपको एसी ओरिएंटेड मतलब जो डिमांड ओरिएंटेड एसे लिखना है और वहां पे एग्जाम्पल्स को फिट करते जाना है। इसके बाद कमिंग टू मतलब ये उन्होंने जो सिविलाइजेशन और एम्पायर्स का जो कंपैरिजन किया था नेक्स्ट लाइन में, तो एक चीज अगर आप बहुत अच्छे से नोटिस करोगे तो वो ये है कि उनके पूरे एसे में जो एक बहुत शानदार पार्ट मुझे लगता है वो है स्ट्रक्चरिंग का, विच इज समथिंग दैट यू कैन नोटिस। देखना उनके पूरे जैसे ये वाला एक पैरा है तो ये पूरा पैरा ही इंट्रो का पैरा पूरा खत्म हुआ है इस पेज पे, राइट। तो ये मतलब आप स्ट्रक्चरिंग वाले यस। पार्ट पे फोकस कीजिए। और इस वाले पेज में भी दो पैरा हैं, दोनों बहुत ही क्लीनली लिखे हुए हैं, राइट। कि मतलब यहाँ से ये शुरू होता है आधे पेज पे ये खत्म होता है, यहाँ से ये शुरू होता है आधे पेज पे ये खत्म होता है। नो दिस इज स्ट्राइकिंग। क्योंकि जब उन्होंने अपने अपना वीडियो बताया था तो उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली में मैंने कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं करी थी, पर्टिकुलरली इन एसे। वो कह रहे थे कि मैं बस दो तीन एसे ही मैंने लिखे थे, विच इज आई बिलीव कि वो ओके। जस्ट कह रहे थे एक्चुअली में। क्योंकि मतलब हाँ इतना या। इतना स्ट्राइकिंगली इतनी अच्छी तरीके से लिख पाना और फिर इस तरीके के प्रेजेंटेशन रखना, वो बहुत मतलब एक कठिन काम है, राइट। कि आपके मतलब पैरा एकदम फिट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने ये पहले से ही प्रैक्टिस करके रखी थी। नाउ दिस इज समथिंग आप इस पेज पे भी देख सकते हो। ये पेज विजिबल है ना आपको? यस। हाँ, तो मतलब इस पेज में भी वही है कि देखना यहाँ से पैरा स्टार्ट होता है यहाँ पे खत्म होता है, फिर यहाँ से शुरू होता है यहाँ हाँ। पे खत्म होता है। और ये प्रेजेंटेशन का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पे। जो इवेल्युएटर है आपका वो उसको देखता है उस चीज को कि मतलब दिस इज इन इट सेल्फ इज एन आर्ट। हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो वो दूसरे पेज में चला जाता है, फिर हमें लगता है कि चलो इसी में खत्म करते हैं, एक लाइन इसी में और बढ़ा दें, या कम हो रहा है तो थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पेज से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनका पूरा पेज भर रहा है एंड स्टिल ही इज एबल टू मतलब कंप्लीट हिज पैरा इन दिस ओनली। तो अगर आप देखो कि जैसे यहाँ पे उन्होंने एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट दिया है, राइट, साइकाट्रिस्ट का व्यू पॉइंट दिया है, जैसे सिगमंड फ्राइड हो गए, उनका व्यू पॉइंट दिया है, और यहीं पे ये साइकोलॉजी वाला पैरा यहीं पे खत्म हो गया। अगले पैरा में उन्होंने पर्सपेक्टिव दे दिया है कार्ल जूंग का, हु इज अ सेकंड थिंकर, मतलब दूसरे, और जो काइंड ऑफ थिंकर ही हैज मेंशन्ड, राइट, जैसे सिगमंड फ्रायड। अभी ये बहुत फेमस हो गए हैं आई थिंक पिछले एक दो सालों में बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुन लिया है, पहले इनको कोई नहीं मेंशन करता था। कार्ल जूंग ये बहुत फेमस है, मतलब अभी फेमस हुए आई थिंक एक दो सालों से, जब से फिलोसफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का। और जैसे नीशे, हेलेन केलर का एग्जाम्पल, ये हम सब ने पढ़ रखा होता है बचपन में बुक्स में, बट स्टिल मतलब यस। यस। एग्जाम्पल उसको सही तरीके से उस जगह पे मतलब मेंशन कर पाना, दिस इज समथिंग दैट ही हैज डन वेरी ब्यूटीफुली। तो अभी मतलब ये पैरा पढ़ते भी हैं थोड़ा सा, सब ऐसे ही निकाल देते हैं। तो जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन वाला मैंने आपको बताया था, वी हैव डन दिस, कि कैसे जो जैसे मुगल थे मौर्यास थे दे सर्वाइव्ड, बट जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी ऑन द अदर हैंड, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई, मेसोपोटामियन हो गई, इजिप्शियन हो गई, वो खत्म हो गई, राइट। ये बात उन्होंने बताई थी। और जो मतलब पहले एक बार वो ही पढ़ लेते हैं, टॉपिक था क्या? टॉपिक था कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, कि ये नहीं कि हम कभी गिरे नहीं, बट राइजिंग एवरी टाइम भी फॉल, जब भी हम गिरे तब हम उठ के वापस खड़े हों। मैंने जापानीज प्रोवर्ब बताई थी आपको, मतलब फॉल डाउन सेवन स्टैंड अप एट, वही इसका एसेंस है। तो ये बात हो गई। इसके बाद उन्होंने एक्चुअली में एक बायोलॉजिकल वो दिया है थीम, उन्होंने मतलब बायोलॉजी से इसको निकालने की कोशिश की है। एक डायमेंशन उन्होंने बायोलॉजिकल दिया है जिसमें है कि डार्विन और स्पेंसर postulated the theories of origin of species। हम सब ने पढ़ रखी है क्लास नाइन्थ वाइन्थ में है आई थिंक सिलेबस में, कि डार्विन और यस। स्पेंसर की, इवोल्यूशन। हाँ, कि क्या उनकी थ्योरीज थी। इन दिस थ्योरी एक्चुअली मतलब कंप्लीटली फिट्स इन द डिमांड ऑफ द एसे, क्योंकि वही है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे हुआ, उनके सामने चैलेंजेस आए, दे फॉल डाउन। जैसे आई थिंक वो जो हमें जिराफ का एग्जांपल दिया जाता है, उनकी नेक कैसे बहुत ज्यादा लंबी होती चली गई, क्योंकि फिर उनके पास क्या थी, अपॉर्चुनिटी ही खाने की तब थी बहुत ऊंचाई पे। तो ऐसे क्या हुआ, उनका एवोल्यूशन इस तरीके से हो गया कि उनकी नेक जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई, राइट। तो वो क्या है, दे इवन दे फॉल डाउन। वही बात को इन्होंने थोड़ा मतलब अच्छे वर्डिंग्स में बताया है कि डार्विन एंड स्पेंसर postulated the theories of origin of species and the survival of the fittest।
द की इशू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ओरिजिन एंड ग्रोथ इज सेंट्रल टू कंटिन्यूटी। कि मतलब अब जैसे डायनासोर्स वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट जो उनसे छोटे एनिमल्स थे दे कंटिन्यूड, ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड। मतलब बहुत सारी कैलेमिटी हुई, आइस एज हुई, बट स्टिल ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड। तो सेंट्रल क्या थीम है? कंटिन्यूटी। इट इज अनअबेस्ड कंटिन्यूटी दैट कीप्स द बॉल रोलिंग, जिसकी वजह से काम होता रहता है, द व्हील्स टर्निंग। एंड वेदर इट बी पेबल और अ माउंटेन अहेड, कंटिन्यूटी इज बाउंड टू सप्रेस इट। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आप एकदम आपके मन में इम्प्रॉम्प्टू आया होगा और आप लिख दोगे। ये उन्होंने पूरी की पूरी लाइन बहुत पहले से तैयार करके रखी होगी, राइट। मतलब ये इम्प्रॉम्प्टू इतनी अच्छी यस तरीके, सर। हाँ इतनी अच्छी अच्छी इंग्लिश आ ही नहीं सकती है कि मतलब आप इतने प्रेशर में लिख रहे हो, आपको टाइम में वो पूरा भी करना है, और आपके मन में मतलब ये भी आ जाए कि इतनी शानदार शानदार लाइन। बहुत सारे लोगों को तो पेबल का मतलब नहीं पता होगा, राइट। पेबल मतलब होता है बहुत किसी पत्थर, छोटा सा पत्थर को बोलते पत्थर छोटा। हैं, हाँ, या कोई हाँ। बहुत बड़ा माउंटेन हो, या मतलब द कीप्स हम्म। बॉल रोलिंग व्हील्स टर्निंग। तो ये मतलब दिस काइंड ऑफ vocab इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। ये कोई एग्जाम में आप लिख के नहीं आ सकते until unless you have not written these sentences already 10-15 times। ठीक है, और ये मतलब सब कुछ बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड ही है। आप इस पूरे स्टैंजा को हम्म। ऐसा के ऐसा ही चिपका सकते हो किसी भी एसे में जहां पे उस एसे का एसेंस हो परसिवरेंस, राइट। मतलब सेम है, आपको कुछ इसमें यस चेंज सर। करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको ऐसे याद कर लो कि डार्विन एंड स्पेंसर postulated theories of origin of species and survival of the fittest. The key issue within the concept of हाँ। survival origin and the growth is centered on continuity। तो मतलब बेसिकली नाउ एक चीज पे आप और ज्यादा फोकस करना कि उन्होंने कैसे इस स्टैंजा को कनेक्ट किया है अपने उस टॉपिक से। लाइक हमारे मन में सबसे पहली बात जो आती है वो होती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जैसे ये मतलब बायोलॉजिकल थ्योरीज आती हैं। बट उन्होंने उनको कंटिन्यूटी से कनेक्ट कर दिया। कंटिन्यूटी मतलब वो इस सेंस में दिखाना चाहते हैं कि फॉल डाउन, अगर आप गिर भी जाओ तो ग्लोरी किसमें है कि आप दोबारा खड़े हो, मतलब यू कंटिन्यू योर स्ट्रगल, राइट। सेम, तो ये या। एक हो गया बायोलॉजी। अब हम इनके पूरे स्टैंजास को कैटेगराइज कर लेते हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो उन्होंने बायोलॉजी की डायमेंशन दी है, ठीक है। ये उनकी जो है, जो अर्थ वाली है, ये उनकी जियोलॉजिकल डायमेंशन है। सॉरी, इसको हम लोग भूल ही गए शायद इसको कवर करना। तो इसमें हाँ। द क्लासिक केस ऑफ अर्थ एज अ लिविंग बीइंग। तो वो जो आपने गाया हाइपोथेसिस पढ़ रखी होगी, बताई जाती है इन्वायरमेंट में, तो उसमें क्या है कि हम अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या मदर की तरह ट्रीट करते हैं कि शी इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ। तो वो गाया हाइपोथेसिस है, उसी से रिलेटेड इन्होंने ऐसे लिखा है, द क्लासिक केस ऑफ अर्थ एज अ लिविंग बीइंग इन ऑल इट्स होलनेस इज अ केस ऑफ एक्सटिंक्शन एंड रिजुविनेशन। कि मतलब बहुत सारी प्रजातियां हैं जो खत्म हो गई, और बहुत सारी मतलब या तो वो आप कह लो कि इवॉल्व कर गई, या फिर वो खत्म ही हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, या फिर वो रिजर्वनेशन हो गई। मतलब बहुत सारी नई नई जीवों की भी उत्पत्ति होती रहती है। तो अर्थ हैज एक्सपीरियंस सेवरल एजेस ऑफ मास एक्सटिंक्शन। तो जो अभी हमारे लिए बोला जाता है वो होता है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से होगा। मतलब ह्यूमैनिटी लेवल वो खत्म हो जाएगी। इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके थे, आई थिंक लास्ट वन वॉज डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन था, ठीक है। तो या। हाँ, तो उन्होंने कैसे बताया कि फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू परमियन। ये मतलब टिपिकल जियोग्राफिकल वो है लैंग्वेज, ये प्री कैम्ब्रियन एरा, परमियन एरा, होलोसीन एरा, ये सब आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा हाँ। होगा ज्योग्राफी में, राइट। इपोजी ऑन। हाँ, तो उन्होंने हाँ। की वर्ड्स को भी यूज किया है, और मतलब एक तरीके से उनको अपने उसमें दिखा भी दिया है। नाउ ज्योग्राफी इज अ डायमेंशन जो बहुत लोग लिख के नहीं आते हैं। हम जनरली सोशल डायमेंशन लिख के आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री लिख के आते हैं, या मतलब आप समझिए इसी तरीके के डायमेंशन होते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन लिख के आएंगे, आईआर के डायमेंशन लिख के आएंगे इसे में, या बहुत एथिकल डायमेंशन लिख के आएंगे, फिलोसफी के डायमेंशन लिख के आएंगे कि सुकरात प्लेटो ने कहा, क्या कहा, ये सब। जियोलॉजी पर्टिकुलरली जियोग्राफी और मतलब बायोलॉजी, ये डायमेंशन कोई नहीं लिखता है। इन दिस इज एग्जैक्टली वाई आई बिलीव कि ही हैज स्कोर्ड सच गुड मार्क्स। मतलब 161 मार्क्स इसीलिए आए हैं क्योंकि ही इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, जैसे सब लोग लिख के आ रहे हैं। ऐसे वैसा ऐसे नहीं है उनका, है ना। मतलब आई थिंक वी हैव ऑब्जर्व यस यस। कि मतलब बहुत नई नई चीजें हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है। मतलब जो एग्जामिनर जो पहले मान लो 20 कॉपी चेक कर भी चुका है पहले के, पहले एसेज, उसने वही देखा होगा जो ऑलरेडी सिंपल क्लीशे एग्जाम्पल हैं वही सबने मेंशन कर रखे होते हैं, क्योंकि सब वही विजन का मटेरियल पढ़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वही सबको याद है।
बट दिस गाय इज राइटिंग समथिंग दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, लाइक बायोलॉजी से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि यही उनका मतलब सीक्रेट है 161 मार्क्स का, कि यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू आर वेरी नॉलेजेबल, वेरी आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, है ना, उस तरीके का प्रेजेंटेशन है ये। और दिस इज समथिंग जो उस आदमी ने लिखा है मान लो 15 दिन पहले एग्जाम के, एक महीने पहले, एंड दिस इज समथिंग दैट ही वुड हैव डन इन द एग्जाम, दैट्स व्हाई ही स्कोर्ड सो वेल। अगर आप 10 ऐसे इकट्ठे चेक करो और उसके दैट बाद ट्रू। आपको एक ऐसा ऐसे दिखे, तो यू वुड गिव हिम मार्क्स, राइट। कोई भी मतलब एग्जामिनर होगा, एवेल्युएटर होगा, यस। ऐसे ऐसे को मार्क देगा, क्योंकि दिस इज अनऑर्थोडॉक्स। इसके बाद जो उनका है वो है, ग्लोरी हैज ऑलवेज बीन एट द कोर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ना उन्होंने पहले दो वो दे दिए। अब होता क्या है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जैसे हम लोग फिर डायमेंशन ही देते जाते हैं, लाइक हिस्ट्री की दे दी, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे आ जाते हैं। कुछ लोग तो पेपर वाइज डायमेंशन देने लगते हैं, है ना, कि जैसे GS 1 में उन्होंने देख लिया तो एक इन्होंने सोसाइटी की डायमेंशन दे दी, एक मॉडर्न हिस्ट्री से दे दी, एक एंशियंट हिस्ट्री से दे दी। नाउ दिस इज मतलब आई विल से वेरी रिडंडेंट आइडिया, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं। तो या उन्होंने सोसाइटी दे दी, फिर उन्होंने GS 2 में देखा कि एक पॉलिटी की दे दूं, एक IR की दे दूं। मतलब जब लोगों को कुछ नहीं आ रहा होता है तो वो ऐसे ही डायमेंशन निकालते हैं। फिर वो GS 3 में देखते हैं कि एग्रीकल्चर से हाँ रिलेटेड क्या इम्पैक्ट होगा। फिर वो GS 4 में देखते हैं तो एथिकल डायमेंशन दे देते हैं। ये आदमी दोनों चीजों को इंश्योर कर रहा है, उसको पता है कि जो कोर डिमांड है, जो कोर ऐसे है, वो फिलोसफिकल है। तो वो उस पर GS जैसा चीजें नहीं लिख सकता एक लिमिट से ज्यादा। तो उसने क्या किया है कि पहले तो ही केम विद बायोलॉजी, अब नाउ ही चेंजिंग द टेस्ट फॉर द इवेल्युएटर। तो वो चेंज टेस्ट को कैसे करेंगे, इसको थोड़ा फिलोसफिकल बना के। गोइंग बैक टू द टॉपिक, ग्लोरी हैज ऑलवेज बीन, तो यहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ग्लोरी ही हमारा टॉपिक था कि नॉट, मतलब हाँ। अटमोस्ट ग्लोरी कब है, जब आप फॉल होने के बाद भी आप दोबारा राइज करो, तो वो अटमोस्ट ग्लोरी है। तो ही हैज डायरेक्टली मेंशन द कीवर्ड कि ग्लोरी हैज ऑलवेज बीन एट द कोर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। लीडर्स हैव demonstrated the fact that collective conscience stems from the sense of togetherness, a common objective to be ready to brave injury and death collectively. Sailors and seafarers, ये वाला उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब sailors and seafarers under the leadership of their captain row against the tide of thunderstorm। नाउ ये मतलब एक कैची लाइंस हैं, या आप पहले से भी तैयार कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। They perceive the rising and falling of tide and waves as the corollary to their own selves, the ebb and flow of glory. Now, अगर आप बहुत सही तरीके से देखोगे तो he is not writing something that is मतलब out of the world। हम भी ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम एक बार इस आइडिया को समझ जाएं कि अब हमें इसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल टच देना है इस वाले पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में फिर हम डायमेंशन वाइज उतर जाएंगे, लेकिन एक पैरा हमको लिखना है जो फिलोसफी को एड्रेस करेगा, राइट। तो नाउ दिस होल पैरा इज फिलोसफिकल, कि कैसे मतलब जो सेलर्स हैं, सी फेरर्स हैं, जब वो रो करते हैं तब वो खुद को इमेजिन करते हैं, खुद की लाइफ को देखते हैं, ओन सेल्फ को देखते हैं, कि कैसे ग्लोरी मिलती है, एव एंड फ्लो ऑफ ग्लोरी, राइट। तो ये पूरा मतलब एक तरीके से थोड़ा सा फिलोसफिकल पैरा है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं दी गई है, इसमें जस्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है। और अपनी जो वो बात वो खुद कह रहे हैं कि ग्लोरी हैज ऑलवेज बीन एट द कोर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। तो अब ह्यूमन स्पिरिट में क्या आप दिखाओगे, एडवेंचर दिखाओगे, तो एडवेंचर में उन्होंने सेलर्स को दिखा दिया, सी फेरर्स को दिखा दिया, क्योंकि वो मतलब एक एडवेंचर का काम है। और फिर ये भी दिखा दिया कि वो कैसे खुद की ग्लोरी देखते हैं उसमें। इन द सेम मैनर फिर वो डायमेंशन पे उतर आए। तो यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगी डायमेंशन, साइकोलॉजी की डायमेंशन। नाउ साइकोलॉजिकल डायमेंशन मतलब नहीं लिखेंगे, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत सा नहीं लिखे जाते हैं हमारे यहाँ, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव लिखे जाते हैं पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड, लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, एज आई टोल्ड, महात्मा गांधी, अंबेडकर। मतलब इन सब डायमेंशन से लिख देते हैं कि अब वुमेन की जो, या कोई मतलब दलित कोई स्टोरी होगी उसको दिखा देंगे। दिस इज समथिंग दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गोइंग टू राइट। या फिर अगर हम मतलब एग्जाम्पल्स में ही उतर आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल टच नहीं देते हैं उनको, डायरेक्ट एग्जाम्पल मेंशन करने लगते हैं। कि जैसे इलॉन मस्क का हो गया कि वो उनके रॉकेट वॉकेट फेल हुए, बट स्टिल ही मतलब कंटिन्यू टू परसिस्ट। सिगमंड फ्राइड इन हिज पेपर्स ऑन साइको एनालिसिस, नाउ दिस इज समथिंग जो आपको लगेगा कीवर्ड है, बट अगर आपको पता है कि सिगमंड फ्राइड वॉज जस्ट अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो तो साइको एनालिसिस ही करेंगे, तो उसमें क्या बड़ी बात है, तो आप इस वर्ड को लिख सकते हो। इन हिज पेपर्स ऑन साइको एनालिसिस रिमार्क्स दैट फेलियर एक्सपैंड्स द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आपको क्या लग रहा है कि आपको सिगमंड फ्राइड को पढ़ना होगा उसके बाद आप ये बात लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं।
इफ सिगमंड फ्रायड इज समथिंग, सिगमंड फ्रायड एक ऐसे तरीके के मतलब वो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने हर चीज पे बोला है। उन्होंने हर चीज को बड़े रॉ फॉर्म में बताया है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मतलब आपको विवेकानंद का कोई एग्जैक्ट कोट नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि विवेकानंद इज समथिंग जो एसोसिएटेड है न्यू वेदांतिज्म से। तो न्यू वेदांतिज्म में क्या होगा कि मतलब ह्यूमन स्पिरिट पे फोकस करेंगे, रिचुअलिज्म पे फोकस नहीं करेंगे। तो वो कहेंगे कि अटमोस्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन राइजिंग एज पीपल, राइजिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप विवेकानंद का नाम डालो यहाँ पे, डायरेक्ट डायरेक्ट, और उनकी जो थॉट प्रोसेस, जो आपकी थॉट प्रोसेस है वही लिख दो आप, और वहां पे नाम लिख दो विवेकानंद का। क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो कोर फिलोसफी क्या है वो तो आपको पता ही है, राइट। तो उसी से एसोसिएटेड कोई सेंटेंस लिख दो, तो इतना यस नाम, नोबडी विल डाउट, कोई उनकी बुक पढ़ने नहीं जा रहा है। तो उससे, और उन्होंने तो नाम ही ऐसा लिखा है सिगमंड फ्राइड, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो सिगमंड फ्राइड जो है वो अपने पेपर में बताते हैं कि कैसे फेलियर जो है वो एक्सपेंड करते हैं ह्यूमन कॉग्निशन को। मतलब जब फेल फेल होता है व्यक्ति तो उनकी मतलब बुद्धि बढ़ जाती है। इट प्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, को एक नया नजरिया देखने को मिलता है उनको। एंड ए डिस्टिंग्विश्ड सेट ऑफ ऑप्शंस, उनके सामने नए ऑप्शंस आते हैं। वन ऑफ दीज ऑप्शंस विच इज द सिंपलेस्ट एंड द हार्डेस्ट ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस एंड ग्लोरी। कि मतलब उन्होंने कैसे फेलियर को सक्सेस एंड ग्लोरी से जोड़ने की कोशिश की है कि जब इंसान फेल होता है तो उसके पास नए ऑप्शन दिखते हैं, नई कॉग्निशन आती है, वो खुद के पोटेंशियल को पहचानता है। इन दिस इज समथिंग दैट एनी साइकोलॉजिस्ट वुड हैव सेड। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि मतलब सिगमंड फ्राइड, बस आपको ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम पता होने चाहिए, आपको नीशे के नाम पता होने चाहिए। नेशनलिज्म पे आप एक पूरा पैरा लिख दो जो आपके थॉट्स हैं बेसिकली। आपको पता है नेशनलिज्म की कोर फिलोसफी क्या है, नेशन एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। और वहां पे आप नाम डाल दो किसी बहुत नेशनलिस्ट थिंकर का, कि मतलब ऐसे ऐसे थिंकर हुए, गैरीबाल्डी, मैजिनी, है ना, और बिस्मार्क, और कह दो कि इन्होंने ऐसा कहा था या इनकी ऐसी सोच थी। तो उनकी तो वो वैसी सोच है ही है। कोई बहुत नेगेटिव थॉट है तो उसमें हिटलर का कह दो कि उस वो ऐसे सोचता था, कि रिडंडेंट प्रैक्टिसेस ये थी। तो मतलब दिस इज समथिंग जो मतलब आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। आई थिंक इनकी जो इस बार जिनकी AIR 75 आई है, आई विल सेंड यू हिज वीडियो। तो उन्होंने ये बात बताया है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, राइट, उनको पता था कोरिया में क्या होता है सबसे अच्छा, जापान में क्या है, सोसाइटी बहुत हम्म। पोलाइट है ना, अमेरिका में क्या है, नेशनलिज्म यस। बहुत ज़्यादा है, चाइना में क्या है कि उनके जो प्राइमरी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है, और मतलब जर्मनी में क्या है कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी जो टेक्निकल स्पिरिट है किसी चीज़ को बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की, वो बहुत शानदार है। सिंगापुर में क्या है कि वहाँ के लॉज बहुत बढ़िया हैं। UAE में क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज बहुत अच्छा है। तो अब इन थीम से रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी दिख जाए तो वो एग्जाम्पल दे देते थे कि UAE में ये होता है, वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको एक ही बार सीखनी है, ओके। कि जैसा मतलब, और इनको फिर आप अक्रॉस द पेपर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो मतलब आप एक पेज ऐसा बना लो जिसमें लिख दो कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इस कंट्री की हैं, वहां पे ऐसा होता है, और फिर हम्म। जहां पे भी वो चिपक जाए वहां उनको चिपका के चले आओ, और मार्क्स मिलते हैं। उन्होंने इस बार यही किया है, एंड ही गॉट AIR 75। तो मतलब बहुत बड़ी बात। ओके। और लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आई विल शो यू हाँ नोट्स ऑफ स्मृति शर्मा मैम, जो श्रुति शर्मा मैम, उनके एथिक्स के नोट्स हैं मेरे पास। और आप देखोगे हाँ हाँ पहले उनके जो नोट्स थे वो मतलब ऐसे ही थे नॉर्मल, जैसे हम लोग लिखते हैं ना बेसिक विजन विजन से पढ़ के, कि सिटीजन चार्टर ये है, हाँ। इसमें ये होता है। बट द काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन शी डिड, तो उससे उनकी पहली रैंक आई है। और वही वैल्यू एडिशन उनकी कॉपीज में दिखती हम्म। है। उनकी कॉपीज में वो बेसिक आंसर्स है नहीं, वो जो बेसिक चीजें थी वो तो उन्होंने मतलब एक तरीके से उनके ऊपर स्टिकी नोट्स चिपका दिए हैं, क्योंकि वो तो उनको पढ़नी नहीं है। जो वैल्यू ओके। एडिशन था, विच हाँ। एक्चुअली अर्नड हर सो मेनी मार्क्स, तो उन पे उन्होंने फोकस किया है। एंड दिस, अब मुझे लगता है कि हम लोग भी उसी स्टेज पे हैं, और होना ही चाहिए, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब आप बहुत ज्यादा अगर बेसिक चीजों या। के पीछे भागोगे तो आपको इवेंचुअली रियलाइज होगा कि उनसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, वही 2 4 मार्क्स 5 मार्क्स मिलते हैं बहुत ज्यादा। सो यू हैव टू डू समथिंग हाँ। एक्स्ट्रा, वो डायमेंशन निकालनी आपको सीखनी एक्स्ट्रा। पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, और वो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप वो मैप बनाओगे, जैसे वर्ल्ड मैप। अगर कभी मतलब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिख जाए, इस बार आया था, तो वहां पे आपको वर्ल्ड मैप एसेंशियल होता है ना। अगर इंडिया का मैप अभी इस बार पूछ लिया था, प्राइमरी हाँ। इंडस्ट्रीज और उनकी जो जियोलॉजिकल मतलब जियोपल वो वो लोकेशन है,
तो उनको अटैच करके बताया था। अब मतलब फिशरीज है तो आप कुछ नहीं है कि अगर क्या? थोड़ा सा मैप बनाओ तो फिशरीज होगी तो वो यहाँ पे होगी कोस्टल एरियाज में, जो गंगा के प्लेन है कोस्टलैंड्स। वहाँ पे फार्मिंग होगी। राइट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप का है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे कलेक्टिंग गैदरिंग होगी। और ये तीन चार चीज़ें आप मेंशन करते हैं, हिमालयाज में हर्ब्स की प्रोटेक्शन होती है, मैप क्या? बनाते तो एंड दिस वुड हैव अर्नड यू आई थिंक 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो ये एज होता है और यही हमें क्या? क्विज में दिखता है। इशिता किशोर मैम ने वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था उनसे उनकी कॉपी में, तो उसमें उन्होंने मतलब एक जो चुपची सी और जो नदौन सी है ना उसका पूरा मैप बनाया है। आई विल शो यू। और ये चीजें उतनी कठिन नहीं, हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही ओके। हैं कि कौन सा वाला सी कहाँ पे है, बट उसको सही से यूज कर पाना हम्म। विल अर्न यू मार्क्स, वो सीखना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिस इज समथिंग दैट हमने बचपन में पढ़ रखी है, ये वाली स्टोरी मेरे तो सिलेबस में थी इंग्लिश में, हेलन या केलर। 10th स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई कि उन्होंने मतलब इतने इतने बड़े मतलब ऐसे में उन्होंने उसको कितनी शानदार तरीके से यूज किया है। राइट, कि मतलब कितना अच्छे तरीके से उन्होंने इसको लिखा है कि हेलन केलर इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्लोरियस लाइफ डिस्पाइट बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड in terms of sight and hearing. She never gave up on her education and inner growth. She went on to become an epitome of courage. Courage, woman empowerment, human spirit, global inspiration. What is life but a continuous adventure? Now, this is something that he would have prepared beforehand. ये वहां पे आपको थॉट्स नहीं आएंगे कि व्हाट इज लाइफ बट ए कंटिन्यूअस एडवेंचर, ये कोट है। इन दिस यू हैव टू प्रिपेयर ऑलरेडी। तो अगर सही तरीके से देखो तो ये पूरा पैराग्राफ ही प्री प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इतनी अच्छी अंग्रेजी आप लिख ही नहीं सकते हो वहां पे, इतनी कोहेरेंसी नहीं होती है इतनी थॉट्स में जब आप अपने मन से लिखते हो। दैट्स वाई हमें लगता है कि टॉपर्स जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, या मतलब कैसे इतना अच्छा लिख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी अच्छी प्रैक्टिस करके रखी है उसकी। उन्होंने इस पैराग्राफ को कम से कम 4-5 बार पहले लिखा होगा घर पे। राइट, तो तभी ये बीच बीच में लाइनें निकल के आती हैं कि व्हाट इज लाइफ बट ए कंटिन्यूअस एडवेंचर, ये आपको नॉर्मली नहीं आएगा। शी राइट्स इन हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब बुक हमने सबने पढ़ी है, स्टोरी हमको सबको पता है, लेकिन शायद हाँ। उनको ऑटोग्राफी का नाम नहीं पता होगा। राइट, इन दिस इज समथिंग दैट एड्स राइट। वैल्यू टू दिस पैराग्राफ कि उन्होंने ऑटोग्राफी का नाम नाम लिखा है, तो ऐसा लगता है कि इस आदमी ने वाकई में ऑटोग्राफी पढ़ रखी है। राइट, और हम क्या है, हम्म। 2 लाइन में हम बस हेलन किलर का नाम लिखते हैं और कहते हैं कि नहीं वो तो मतलब अंधी बंदी थी बट स्टिल उन्होंने बहुत मेहनत की, हमको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बट दिस इंटायर पैरा, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड टू द वेरी लास्ट वर्ड, पहले उनका नाम मेंशन करना और लास्ट में आके उनकी मतलब बताना कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक्चुअली में नाम क्या है, और उनके बीच में नॉर्मल चीजें लिख देना, बीच में एक कोट भी डाल देना। दिस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, दिस इज नॉट समथिंग दैट मतलब बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस, बीच में थोड़ी कटी थी ना, इट्स प्रॉपर। ओके सॉरी, मतलब यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। फिर नाउ तो दिस पैरा इज नो समथिंग वरीज। जो एक्चुअली में एक एनेक्डोट है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी है, फिजिकली डिसेबल्ड का भी है। आप इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो जीवन में, जहाँ मतलब हेलन केलर की जो पूरी लाइफ है वो किसी भी परसिस्टेंस हो या मतलब अगेंस्ट दी ऑड्स या विक्ट्री हो, फॉलिंग फॉल डाउन होना हो, कहीं पे भी आप इसको चिपका सकते हो। तो ये एक यूनिवर्सल लाइन है, जैसे कि उनका इंट्रो था जो उन्होंने इनविक्टस पोएम वाला बताया था। राइट, इसके बाद है द मॉडर्न वर्ल्ड हैज लुक्ड न्यूमरस थ्रेट्स इन द आई। यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव देन। नाउ दिस लाइन इज ऑल्सो डायमेंशन, मतलब ये एक डायमेंशन ही है अगर आप इसको बहुत सही से सुनो। तो द मॉडर्न वर्ल्ड हैज ऑल्सो लुक्ड न्यूमरस थ्रेट्स इन दी आई, ये है जो करंट पर्सपेक्टिव है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉर्स, डेथ, डिस्ट्रक्शन, फेमाइन, डिसीज, ये हमेशा रिलेवेंट है, आज भी वॉर्स हो रही, डेथ है, डिस्ट्रक्शन है, फेमाइन है, डिसीज है, क्लाइमेट चेंज है। ऑल दीज फैक्टर्स हैव अटेम्प्टेड टू पुल सिविलाइजेशन बाय बोथ इट्स लेग्स। वो वापस आ गए सिविलाइजेशन पे। मतलब यहाँ पे पॉइंट था क्या सबसे पहला उनका, कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, कि हर बार हमको उठना है, ये मेन है। एवरी टाइम देयर इज अ चैलेंज वी एक्चुअली राइज टू दैट चैलेंज। वही बात इसमें उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से बताई है कि बट वी हैव मेड इट थ्रू, कि बहुत सारे चैलेंजेस आए सिविलाइजेशंस के सामने लेकिन स्टिल वी मेड इट थ्रू। ह्यूमन रीजनिंग एंड सोवरेनिटी हैज बीन चैलेंज by time in the form of impaired and tortuous political systems.
कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, जैसे मोनार्की आई, ओलिगार्की आई, डिक्टेटरशिप आई, लेकिन जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं वो वापस आ गई। और उन्होंने जो ऑब्सोलीट इंस्टीट्यूशंस हैं ये वाले, जैसे फ्रांस में नेपोलियन की मोनार्की, नेपोलियन इस्टेब्लिश कर दी थी। अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी आफ्टर डेमोक्रेसी। इंडिया में भी डेमोक्रेसी के बाद एक चैलेंज आया था, मतलब इमरजेंसी के रूप में, बट स्टिल एवरी टाइम जो मतलब जो न्यूअर पॉलिटिकल सिस्टम है, ह्यूमन रीजनिंग और सोवरेनिटी है, इट प्रिवेल्ड ओवर डिक्टेटरशिप। लेकिन जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को, एंड वी कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी। और हम मतलब अब ये क्या है कि आज के चैलेंजेस और आज के चैलेंजेस का जो सॉल्यूशन है उनकी नज़रों में, तो ये मतलब एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, ये एक डेमोक्रेटिक डायमेंशन भी है। मतलब ऐसी पॉजिटिव सेंटेंसेस को, पॉजिटिव स्टैंजास को बहुत प्रेफर किया जाता है। कोई भी एग्जामिनर है, वैल्यूएटर है, वो उसकी आपके जो माइंडसेट है वो झलकता है दैट यू वैल्यू डेमोक्रेसी, यू वैल्यू इंक्लूसिविटी, यू वैल्यू न्यूअर पॉलिटिकल सिस्टम। आपकी मोनार्किकल सिस्टम नहीं है, राइट? मतलब आपकी मोनार्किकल टाइप की थिंकिंग नहीं है। इसके बाद ये वाला हो गया, तो दिस पैरा इज रिलेटेड मोर विद पॉलिटी, और पॉलिटी में डेमोक्रेसी। और उसको कनेक्ट उन्होंने कैसे कर दिया है कि जो चैलेंजेस आए डेमोक्रेसी के सामने, स्टिल डेमोक्रेसी प्रिवेल्ड। इसके बाद है ग्लोरियस Yes, sir. रिवोल्यूशंस हैव लिव्ड अप टू द टाइटल्स ऑफ द कंट्रीज वेयर दे वर एबल टू सक्सीड आफ्टर इनॉर्मस फेलियर्स। अब ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का, राइट? वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवोल्यूशन सबने पढ़ा है, अमेरिकन रिवोल्यूशन, यही वो बताएंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन पे ही फोकस है, बस वो बता कैसे रहे हैं वो हमने सीखना है। कि जो ग्लोरियस रिवोल्यूशंस हैं, दे हैव लिव्ड अप टू देयर टाइटल्स, कि उनको ग्लोरियस बोला जाता है, ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन कंट्रीज वेयर दे वर एबल टू सक्सीड आफ्टर इनॉर्मस फेलियर्स। तो अगर जैसा फ्रेंच रिवोल्यूशन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, शुरुआत में अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल फेलियर था 1795 तक, क्योंकि नेपोलियन ने ही बिकम ए मोनार्क आफ्टर द रिवोल्यूशन। और एक दो रॉबस्पियरे करके वो थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। ही वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेसी। फिर सब्सिक्वेंट रिटर्न हुआ मोनार्की का अंडर नेपोलियन, वही बात बताई भी है उन्होंने। बट द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी डिड नॉट डाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब दिस इज समथिंग इंटेलेक्चुअल लेवल नॉलेज दैट ही इज शोइंग। कि तो क्या हुआ, मतलब चैलेंजेस आए, यही तो पूरी बात थी ना, कि ग्लोरी क्या है, राइज करने में है दोबारा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जो कोर एम है, जो कोर मीनिंग है पूरे ऐसे का, उस पर भी एम्फेसिस है। कि इवन मतलब अगर आप देखोगे तो रिवोल्यूशंस हुए, उनके सामने भी चैलेंजेस आए, बट स्टिल जो वैल्यूज इन रिवोल्यूशन से निकली, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, दे डिड नॉट डाई, दे कंटिन्यू टू सर्वाइव। इसके बाद तो अब इसी वाले उसको उन्होंने थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री की डायमेंशन है ये पूरी। दे लिव्ड ऑन टू इंस्पायर द 1848 पीपल्स स्प्रिंग मूवमेंट इन यूरोप, एंड देन द रशियन रिवोल्यूशन इन 1970। अब इसको पूरी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को वो उतार रहे हैं एक तरीके से। मतलब हम यही तो पढ़ते हैं, लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन सबसे पहला रिवोल्यूशन है, उसके बाद 1848 में पीपल्स स्प्रिंग, वेरी फेमस। उसके बाद रशियन रिवोल्यूशन, जो मेरे ख्याल से सेकेंड लार्जेस्ट है, अमेरिकन को अगर हम छोड़ दें तो। दो द लेटर फेल्ड पोस्ट कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो क्या हुआ, यूएसएसआर के बाद वो गिर गए इन 1991। इट नेवरदलेस रोज अगेन in between the 20th century through Marxist and labor movements across China, Vietnam and Korea। तो मतलब तो क्या हुआ, इन रिवोल्यूशंस से इवेंचुअली डिक्टेटरशिप आ गई, बट द वैल्यू डिड नॉट डाई। जो मार्क्सियन वैल्यू थी वहां वहां से सोशलिस्ट रिजीम्स बनी, सोशलिज्म एज अ वैल्यू गॉट अडॉप्टेड, गॉट एक्सेप्टेड इवन इन द बेस्ट। तो उससे क्या हुआ, मतलब एक जो ह्यूमन फॉर्म है कैपिटलिज्म की वो इवॉल्व हुई। ये सब भी आप बता सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वेरी फेमस डायमेंशन मेरे ख्याल से। मतलब अगर आप ऐसे वैसे लिखो तो इस डायमेंशन को जरूर मेंशन करके आओ, क्योंकि इसका अलग ही रिवॉर्ड है। मतलब ज्यादातर मैंने देखा है कि एवरी टॉपर हैज मेंशन्ड ए डायमेंशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उससे पता लगता है कि यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, और आप इस कंट्री को हाई रिगार्ड में देखते हो, एंड यू आर टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट एंड ऑल, राइट? तो ये वाली मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की Yes, sir. एक जरूर मेंशन करके आओ। उनको बहुत प्यार होता है गांधी जी से, सोशल जस्टिस से, इन सब चीज़ों से। सो ये आपकी कंपैशनेट जो आपकी पर्सनैलिटी का एंगल है उसको भी दिखाता है। आप इस देश मतलब यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू सर्व द कंट्री, दैट टू एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो आपको अगर देश का इतिहास से ही मतलब लगाव नहीं है, पता नहीं है उसके बारे में,
तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड गुड। तो अगर कोई ऐसा मेंशन करता है, मैंने एथिक्स में भी देखा है, आई थिंक टीना डावी मैम की कॉपी में मैंने देखा था कि मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ों को मेंशन कर रखा है। और विशाखा यादव मैम की कॉपी में मतलब वो नेशन वेशन थोड़ा सा नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से एथिक्स के अगर आप आंसर लिखोगे तो दैट वुड बी गुड। और फिर वो एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। मतलब कभी कभी जो आप बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं होके प्रैक्टिकल होते हो, तो उसको हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में डिफाइन करो कि इफ आई वुड टेक दिस डिसीजन, देन आई दिस वुड इवेंचुअली सर्व द नेशनल इंटरेस्ट, है ना। अदरवाइज लोग कह देंगे कि ये तो अनएथिकल है। तो जैसे केस स्टडी वगैरह में भी आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। जब मतलब हम लोग कभी विशाखा या तो मैम की कॉपी देखेंगे तो उन्होंने केस स्टडी में इनको यूज किया है। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, एंड आई थिंक शी स्कोर्ड 160 मार्क्स ना, विशाखा यादव मैम, उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं एथिक्स में अभी तक। आइडिया सर। So India's freedom struggle is brilliant case study for witnessing the concept of glory and rising again after successive falling। कि तो क्या हुआ, बहुत सारे मतलब हिकअप्स आए इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, बट स्टिल इट इज द ब्रिलियंट केस स्टडी। मतलब प्रेजेंट करने की आप वो देखो, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि आईएफएस ने बहुत सारे, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत सारे मतलब वो आए, हिकअप्स आए, हम ऐसे वर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रिलियंट केस स्टडी है, जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे इंडिया फॉल तो हुआ बट स्टिल इट रोज अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन लेट 18th सेंचुरी। तो अब इसमें देखना उन्होंने कैसे लिखा है, हम यही सब तो पढ़ते हैं, सन्यासी रिवेलियन, द फर्स्ट रिवेलियन वीडियो रोट वी रीड। उसके बाद वेल्लोर म्यूटिनी पढ़ते हैं 1908 आई थिंक तब हुई थी। उसके बाद 19th सेंचुरी में 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मतलब एक तरीके से ट्रेसिंग ही तो है कि पहले रिवेलियन ये हुआ, फिर ये वेल्लोर हुआ, फिर 18th, फिर संथाल रिवेलियन हुआ, एंड देन अगेन द पॉलिटिकल मूवमेंट इन लेट 19th सेंचुरी पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885। तो पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वही तो लिखा गया है यहाँ पे, बट इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ बेटर मैनर। तो प्रेजेंटेशन का गेम है, नॉलेज बेसिकली वही है सबके पास। वी फील्ड एट सेवरल जंक्शंस फ्रॉम मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट। अभी 1885 में कांग्रेस बन गई राइट, और उसके बाद ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आ गए। देन मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये नेक्स्ट फेज है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। मास मोबिलाइजेशन हुआ, नेक्स्ट फेज विद द कमिंग ऑफ गांधी जी। हाउएवर वी लुक्ड एट आवर मिस्टेक्स कंसिस्टेंटिवली एट एवरी विलेज समिति, एट एवरी कांग्रेस प्लेनरी एंड एवरी एनुअल सेशन। हमने हर जगह पे जो भी समस्याएं आई उनको हमने मतलब एक तरीके से वी रिव्यूड अवर एंटायर प्रोग्राम। मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जहां पे भी मीटिंग होती थी हम रिव्यू करते थे कि कहाँ कमी रहेगी। वी रीडिफाइंड अवर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को हमने रीडिफाइन किया एंड पुश फॉरवर्ड फ्रॉम स्वराज एज सेल्फ गवर्नमेंट टू होम रूल टू डोमिनियन स्टेटस एंड इवेंचुअली अल्टीमेटली द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। राइट, तो ये मतलब ये पूरा जो स्टेंजा है, ये दो पैराग्राफ जो है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें कुछ नहीं उन्होंने किया है, बस पेज भरा है सही तरीके से। अगर आप देखो जो नॉलेज है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया है, एक दो जगह पे अच्छे खासे वर्ड डाले हैं, लाइक दिस इज अ ब्रिलियंट केस स्टडी। सक्सेसिव फॉलिंग हुई, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोरी है उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है। 18th सेंचुरी में सन्यासी रिवेलियन, फिर वेल्लोर रिवेलियन, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर पॉलिटिकल मूवमेंट से स्टार्ट हुई 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेज, नेशनलिस्ट, मास मोबिलाइजेशन। फिर अब क्या है, अब यहीं पे आके वो रुक गए क्योंकि उनको पता है इसके बाद तो आज़ादी मिल गई। तो अब वो बता दे रहे हैं कि इसमें हमने किया गया है, हमने हर एवरी कांग्रेस सेशन में हमने खुद को इवेल्युएट किया, री इवेल्युएट किया हर एनुअल सेशन में। और हमारी जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं तक मतलब इवॉल्व होती चलेगी, स्वराज एज सेल्फ गवर्नमेंट टू होम रूल टू डोमिनियन स्टेटस टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। राइट, तो मुझे लगता है आज इतने छोड़ते हैं, फिर और अब कभी करते हैं, है यदि यस सर, यस सर। ठीक है। And I think, sir, this topic would have directly gone in 2025. Essay topic best lessons are learned through bitter experiences. करेक्ट करेक्ट, पूरा सेम टू सेम बिल्कुल बिल्कुल आ यही तो जाता। सीखना है। मतलब दीज आर द पैरास दैट वी हैव टू राइट डायरेक्टली। यही बात है, ये पैरा ऐसे हैं जो आप कहीं पे भी, ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में जो इन्होंने गांधी जी के बारे में बताया है। एक्चुअली में टाइमिंग खत्म होने वाली है तो इसलिए मैं कल के लिए फिर छोड़ रहा हूँ, या और कोई है वन भी नहीं, मिनट है ना। तो गांधी जी हाँ। के बारे में अब ये बताएंगे, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हो। मतलब इनको बस या एक बार आप तैयार कर लो, इसमें अब अपन लोग क्या ही चेंज करेंगे, दिस इज प्रेजेंटेड इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। या ट्रू। अब इससे तो अच्छा हम लोग नहीं कर पाएंगे रियल एग्जाम में, राइट। तो एग्जैक्टली यस इसी को सर। रट लेना है, एग्जैक्टली इसी को, और यही चिपका के आना है। हाँ।
मतलब ये खुद में ये कर पाना बहुत कठिन है। जब आप 4-5 बार इसको पढ़ोगे ढंग से, फिर आप खुद से 1-2 बार लिखोगे, देन आप मॉक टेस्ट टाइप सिमुलेशन में उसको दोगे एक बार, फिर आप रियल एग्जाम में इसका 80% या 70% वहां पे उतार के आ पाओगे। राइट। बट मैं ये यस मानता हूँ कि सर। अगर इसका एट्टी राइट। 70% भी अपन अपने लोग अगर करके आते हैं, तो भी वी विल बी अराउंड 130। या। और वही हमें चाहिए, है ना। तो अभी उन्होंने यस पिक सर। किए गांधी जी के पर्सपेक्टिव दिए हैं, फिर उन्होंने वही ह्यूमन एथिक्स वाला दिया, ये कल देखते हैं। राइट। थैंक